हेलो मेरे दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, तो अभी बज रहे हैं 7:30 और शाम की लाइव क्लास चल रही है। अ, आज की क्लास के अंदर कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट है। लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू। हालांकि मैं इसको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू? आप लोगों को भी पता ही होगा यार इसके बारे में, छोटी-मोटी बातें हैं। कोई भी मशीन कोई भी मशीन जब आप खरीदते हो, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने वो मशीन खरीदी है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2027 में मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदी। मशीन प्लस। अब मशीन जब आप खरीदते हो तो हर साल मशीन की वैल्यू कुछ ना कुछ कम होती है, राइट? हर साल मशीन की वैल्यू कुछ ना कुछ दोस्तों कम होती है। अब वैल्यू जो कम हो रही है हर साल मशीन की, उसको क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे डेप्रिसिएशन। उसको क्या नाम देंगे? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो है दोस्तों, वो हर साल एंड में लगाया जाता है। साल के एंड में हम ये देखते हैं कि इस साल हमारा कितना हमारी मशीन की वैल्यू कम हुई है। तो लेस यहाँ से लिखेंगे डेप्रिसिएशन। एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन एट द एंड जो है 31 मार्च 2028 को, जो ये डेप्रिसिएशन एंड होगा 31 मार्च 2028 को, साल खत्म होगा। तो इसमें लगभग-लगभग मान लो 10% की जो मशीन है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। 10% का मतलब हो गया 1.5 लाख रुपीस, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, कब बचेगी? वैल्यू एट 1 अप्रैल 2028 को, मतलब अगले साल अप्रैल में, ये बचेगी सर 13,50,000 रुपए। तो बताओ इस वैल्यू को आज के बाद क्या कहा जाएगा? इस वैल्यू को आज के बाद बुक वैल्यू या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। तो भैया रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू क्या है? सर रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू जो है वो वो वैल्यू होती है जब किसी भी मशीन पर डेप्रिसिएशन लगने के बाद क्या वैल्यू आती है। अगर कोई मशीन 15 लाख की खरीदी जा रही, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी आफ्टर डेप्रिसिएशन? तो उसकी वैल्यू जो भी होगी उस वैल्यू को रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू कहा जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि रिटर्न डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? तो आप क्या कहोगे? रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू निकालने के लिए आप कहोगे कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट्स के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करी हमने, और लेस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ एसेट लेस डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल देखना। भाई मशीन की कॉस्ट है 20 लाख रुपए, ठीक है? एवरी ईयर डेप्रिशिएट होती है एट द रेट 10% पर एनम। फाइंड द वैल्यू
आफ्टर 3 ईयर, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर, फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर। तो बताओ 3 साल बाद की बुक वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ कमेंट करके। फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर। तो आज से 3 साल बाद इस मशीन की क्या वैल्यू होगी? ज़रा बताइए क्या वैल्यू होगी सर? आज से 3 साल बाद इस मशीन की क्या वैल्यू होगी आफ्टर डेप्रिसिएशन? जल्दी से बताइए, वेट कर रहा हूँ आपका मैं। करके देखें। सर सिंपल सा है। हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। अभी मान के चलो जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो हर साल सेम लगता है। अगर पहले भी आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है तो स्ट्रेट लाइन मेथड का कांसेप्ट आप समझ लो कि हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो सेम लगता है। लेट्स सपोज कि मशीन की एसेट है, कॉस्ट ऑफ एसेट आपके पास आ जाती है 20 लाख रुपए। लेस करेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, जो कि निकल कर आता है सर आपके पास 2 लाख रुपए। ये बच गया सर आपके पास कितना? 18 लाख। ठीक है? इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर यहाँ से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे दूसरे साल में 10%। और 10% क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब जो पहले साल में जो डेप्रिसिएशन लगा था हर साल वही डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब 2 लाख रुपए फिर से डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो बच जाएगा वो हमारे लिए क्या होगी? रिटर्न डाउन वैल्यू, दैट इज़ 16 लाख रुपीज़। अब तीसरे साल में डेप्रिसिएशन लगेगा। अ, इसको पहले कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ, अगले पेज में आ गया मैं। रिटर्न वन वैल्यू 16 लाख हो गया एंड द लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फिर से 10%, दैट इज़ 2 लाख। वही ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% लगेगा, 2 लाख। अब जो वैल्यू बच जाएगी 3 साल बाद उसको बुक वैल्यू या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू कहेंगे। ठीक है ना? बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू ही बुक वैल्यू होती है दोस्तों, अलग से इसमें कोई पॉइंट नहीं पढ़ना होता। दैट इज़ 14 लाख। तो हम कहेंगे भाई मशीन की वैल्यू क्या है आफ्टर 3 ईयर? सर 14 लाख रुपए। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है या नहीं बता? ठीक है जी, तो समझ में आया? दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू, बस समझ में आ गया। पहले भी आता था, मुझे पता है आपको आता होगा। बट फिर भी यार मेरे को जर्नल स्टूडेंट की तरह लेके चलना है, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए चलना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हमारे साइंस साइड के या आर्ट साइड के भी आते हैं, तो उनको भी बताना पड़ता है क्या होता है। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है चीज़ों को लेकर। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि मतलब जिन बच्चों को पहले से पता था डब्ल्यूडीवी या रिट बुक वैल्यू क्या होती है, उनको थोड़ा-सा पॉइंट आउट होता होगा मतलब चीज़ें को लेकर। बाकी एज़ सच मुझे सभी स्टूडेंट को देख के चलना है, तो मुझे सारी चीज़ें बतानी ही पड़ेगी। मुझे हर एक चीज़ बतानी पड़ेगी, बिल्कुल बेसिक्स है। कि मान लो कोई बच्चा अगर पहली बार डेप्रिसिएशन पढ़ रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूडीवी बुक वैल्यू क्या है, तो आप समझेंगे इस पॉइंट को। ठीक है जी? यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर। अब ये सबके लिए है। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर पहले आएगा केस नंबर 1, पहला केस। फिर आएगा सर केस 2। पहले मुझे उतारने देना, ठीक है? मुझे उतारने देना पहले। सभी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? हाँ या ना बता दिया करो, जिससे मुझे एक कन्फर्मेशन होता है, यस नो का जवाब दे दिया करो। ठीक है? चलो, केस नंबर 1 क्या कहता है? व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन विद द वर्ड, व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन विद द वर्ड पर एनम। कई बार क्या होगा कि आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होगा। कई बार क्या होगा कि आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होगा और डेप्रिसिएशन का जो रेट दे रखा है जैसे 10%, 20%, उसके पीछे पर एनम लगा होगा। उसके पीछे पर एनम एग्ज़ाम्पल जैसे कि इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि 10% पर एनम, है ना? पर एनम, 15% पर एनम, इस तरीके से दे रखा होता है। केस नंबर 2 कहता है व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन
इज़ गिवन, आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है, पर विदाउट द वर्ड पर एनम है, विदाउट द वर्ड पर एनम। अब उसके अंदर आपको पर एनम वर्ड का नाम नहीं दे रखा, विदाउट द वर्ड पर एनम है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? इधर विथ द वर्ड है, इधर विदाउट द वर्ड पर एनम है। मतलब कुछ इस तरीके से आपको बोल रहा है 10%, 15%, 20%, कुछ इस तरीके से बोल रहा है 10%, 15%, 20%। तो अब इन दोनों केस में डेप्रिसिएशन अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। इन दोनों तरीकों से, दोनों केस के अंदर डेप्रिसिएशन अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। सर कैसे कैलकुलेट होगा बताओ? देखो ऐसे, मान लो एक मशीन है जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है 10%, तो सीधा सीधा यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। 10 लाख का 10% आपका 1 लाख, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। अच्छा यहाँ पर दे रखा है सर मशीन 10 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है 10% पर एनम। तो बताओ डेप्रिसिएशन क्या होगा? तो यहाँ पर निकालेंगे डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 10 लाख का 10% पर एनम, दैट इज कॉल्ड 1 लाख। तो सर इसमें अलग क्या हुआ? ये तो एक ही है, ये एक ही है सर, इसमें अलग क्या है? आपको कुछ अलग दिखाई दिया इसके अंदर? आपको कुछ अलग दिखाई दिया इसके अंदर? इसमें अलग क्या है दोनों में? When the rate of depreciation is given with the word per annum and when the rate of depreciation is not given without the word per annum, without the word per annum, दोनों में फर्क क्या है? एक में पर एनम वर्ड का यूज करा गया है और एक में पर एनम वर्ड का यूज नहीं किया गया है। इधर भी डेप्रिसिएशन 1 लाख अब आ रहा है, इधर भी डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए आ रहा है, क्या फर्क है बताइए? बताइए सर, कोई फर्क नहीं लग रहा इसमें, इसमें कोई फर्क नहीं लग रहा सर मुझे। देखिए अब फर्क समझ में आएगा आपको। जो पर एनम वाला केस था उसके अंदर दो चीजें होती है। केस नंबर 1 के अंदर दो चीजें हैं। ये केस नंबर 1 है, उसमें दो चीजें हैं सर। When the date of acquisition is given and the when the date of acquisition is not given. When the date of acquisition given, when the date of acquisition is not given. When the date of acquisition is not given. देखिए when the date of acquisition is given का मतलब क्या है? एग्जाम्पल इधर देखो, मान लीजिए सर आपके पास एक मशीन है 10 लाख रुपए की, ये खरीदी गई थी 1 अप्रैल 2027 को, ठीक है जी। फिर यहाँ पर आपसे बोला है कि भैया नहीं, आपको खरीदी गई थी 1 जुलाई को, परचेज डेट दे रखी है 1 जुलाई, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, रेट आपको दे रखा है 10% पर एनम। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? तो अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो आप ये कहोगे डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, सर 10 लाख रुपए का 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब ये 10% का जो डेप्रिसिएशन लग रहा है ये पूरे साल के लिए लग रहा है। पर एनम क्या है? पूरे साल के लिए। मतलब क्या है कि 10 लाख रुपए में जो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे वो पूरे साल के लिए होगा।
पर एनम का मतलब क्या है सर? पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। अब पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है सर? 1,00,000 रुपए। अब अगर आप ध्यान दो तो पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन 1,00,000 रुपए है, पर पूरे साल मशीन चली कहाँ है? क्योंकि मशीन खरीदी गई है 1 जुलाई को, और जब मशीन 1 जुलाई को खरीदी गई है तो जुलाई से लेकर मार्च तक मशीन हमारे पास रही कितनी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने मशीन रही है। इसका मतलब 1,00,000 पे 10% पर एनम जो वर्ड यूज हो रहा है वो पूरे साल के लिए हो रहा है। मतलब अगर आप 10% सिर्फ लगाते हो तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा, जबकि मशीन हमारे पास 9 महीने रही है। तो हमें क्या करना होगा? इस पूरे साल के डेप्रिसिएशन को 9 महीने में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका मतलब 9/12 करेंगे, मतलब ये 1,00,000 रुपए 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 12 महीने का डेप्रिसिएशन है और हमें चाहिए 9 महीने का डेप्रिसिएशन। तो 9 महीने कितना आ जाएगा? 1,00,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9, दैट इज कॉल्ड 75,000 रुपीज। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना है जी? 75,000 रुपीज। कोई समस्या है यहाँ पर? ठीक है जी, अब इसका एग्जाम्पल देखो। सर ये तो आपने सिखा, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है ऐसा कुछ। पर मशीन आपने खरीदी है 10,00,000 रुपए की, परचेज डेट नॉट गिवन, परचेज डेट नॉट गिवन। बस यही समझना है कि अगर मान लो आपको ये ना बताया जाए कि परचेज कब करी है, ईयर एंड कब हो रहा है? वही 31 मार्च को। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। और सर रेट कितना है? वही 10% पर एनम है। तो अगर दोस्तों आपको ये ना बताया जाए कि परचेज कब करा गया है, तो फिर मैं क्या एज्यूम करूंगा बताओ? जब ये मुझे आप यही नहीं बता रहे कि मैंने परचेज कैसे करी, तो मैं डेप्रिसिएशन तो उसी अकॉर्डिंग लूंगा। अब मान लो मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया 9 महीने का, पर आपने परचेज करने करी जब वो करी है 1 जून को, तो होते हैं 10 महीने। ये तो गड़बड़ हो गई। तो क्वेश्चन ये कहता है कि कभी भी अगर आपको एसेट जो परचेज करी है, अगर उसका आपको वो नहीं दे रखा, क्या डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है, तो ये एज्यूम करना कि पूरे साल मशीन ने काम किया है, मतलब पूरे साल मशीन हमारे पास थी। इस तरीके से आप एज्यूम करके चलोगे। इट इज एज्यूम दैट एसेट इज परचेज्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्या एज्यूम करेंगे? इट इज एज्यूम दैट द एसेट इज परचेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहां पर it is assume that the asset is purchased in beginning of the year। तो हम ये एज्यूम करते चलेंगे कि जो एसेट है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में परचेज करा गया है। तो अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में परचेज किया है तो बताओ सर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? डेप्रिसिएशन विल बी द 1,00,000 रुपीज, पूरे साल का लगेगा। तो डेप्रिसिएशन 10,00,000 में 10% का 1,00,000 रुपए लगेगा। क्लियर है? तो सर पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू बी रिमेंबर की बात करें तो क्या है जी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? कि अगर आपको डेप्रिसिएशन, अगर आपको कोई एसेट का डेट ऑफ परचेज गिवन है, तो जितने महीने आपके पास है उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। और अगर आपको एसेट को डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है, तो ये मान लेना, ये एज्यूम कर लेना कि वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में खरीदी गई होगी और पूरे साल का डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज कर देना। बताइए सर, क्या आपको केस नंबर 1 का दोनों पॉइंट समझ में आ गए? व्हेन द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन विद द डेट ऑफ एसेट परचेज डेट इज गिवन और परचेज डेट इज नॉट गिवन। बताइए सर, क्या आपको समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? जल्दी से बताइए। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल 1 हो गया, ये एग्जाम्पल 2 हो गया, एंड द केस नंबर 2 का एग्जाम्पल। अब आपका मान लीजिए मशीन जो है वो है 5,00,000 रुपए की। मशीन जो दे रखी है वो 5,00,000 रुपए की दे रखी है। परचेज करा गया था 1 जुलाई को। परचेज करा गया है 1 जुलाई को। मशीन 5,00,000 की दे रखी है, परचेज करा है 1 जुलाई को। 1 मिनट देना सर, 1 मिनट देना, एक कॉल आ रहा है। हाँ जी, सॉरी कॉल आ गया था।
अब देखो फ़र्क क्या है दोनों में, अब आपको डिटेल कौन-सा समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मशीन मान लीजिए इसका एग्ज़ाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं, केस नंबर 1 का और एक एग्ज़ाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। अभी मुझे इसका डेट ऑफ परचेज़ दे रखा है और मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर पर एनम वर्ड का यूज़ नहीं करा गया है। पर एनम वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर अब क्या करने वाले हैं हम? ऐसे केस के अंदर क्या करते हैं, जब आपको मशीन दे रखी है 5 लाख रुपए की और आपको परचेज़ दे रखा है 1 जुलाई का, तो ऐसे केस के अंदर रेट पे 10% लिखा है पर पीछे पर एनम नहीं लिखा। तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन जो लगाते हैं वो है 5 लाख का सीधा 10% करेंगे और कोई 9 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बताओ सर, ये आ जाएगा जी 50,000 रुपए आपका डेप्रिसिएशन। कोई भी 9 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। 9 मंथ का कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। सर अब ये क्यों हुआ? अब ये इसलिए हुआ क्योंकि जो 10% है उसके पीछे पर एनम वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। मतलब ये है कि आप अगर आपकी डेट ऑफ परचेज़ एक और एग्ज़ाम्पल देखो। अगर आपकी मशीन खरीदी लेट्स सपोज़ 5 लाख रुपए की, ठीक है? परचेज़ डेट गिवन नहीं है। लेट्स सपोज़ चलो गिवन है 1 अप्रैल साल के शुरू में परचेज़ डेट है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। रेट आपको दे रखा है सिर्फ़ 10% का और कोई भी पीछे पर एनम वर्ड का यूज़ नहीं करा। देखो अभी भी डेप्रिसिएशन क्या आएगा? अभी भी डेप्रिसिएशन आपका 5 लाख का 10% आएगा। सर ये तो बड़ा नाइंसाफ़ी हुई। 1 जुलाई को खरीदूँगा तब भी 50,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 अप्रैल को खरीदूँगा तब भी 50,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। भैया ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? कि अगर मैं 1 जुलाई को खरीदूँ तब भी मेरा डेप्रिसिएशन 50,000 और 1 अप्रैल को खरीदूँ तब भी 50,000। देखो इसका मतलब ये है कि जब आपको पीछे वर्ड पर एनम नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर जो आपका 10% है, हम वो ये अज़्यूम करते हुए चलते हैं कि जितना मशीन ने उस साल काम किया 10% पूरा डेप्रिशिएट हुआ है। मतलब पर एनम वर्ड का यूज़ नहीं है तो इसका मतलब अगर मशीन ने 5 साल काम करा है, 5 महीने काम करा है तो 5 महीने का 10% डेप्रिशिएट होगी। अगर मशीन ने 10 महीने काम करा है तो 10 महीने का 10% डेप्रिशिएट होगी। पर एनम वर्ड का मतलब लगने से होता क्या है कि देखो जी आपकी मशीन ने कितना महीने काम करा वो आप निकाल लेना, हम तो पूरे साल पे कितना डेप्रिसिएशन लग सकता है वो देंगे आपको। जैसे 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, आपने 9 महीने काम करा तो कितना आ गया जी 75,000 आ गया। पर ये कन्वर्ट कब करना होता है जब वर्ड पीछे 10% पर एनम वर्ड का यूज करा होता है। पर अगर 10% पर एनम नहीं है, क्या है सर? 10% पर एनम नहीं दे रखा और आपको दे रखा है सिर्फ 10%, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो मशीन है, जितने महीने फैक्ट्री के अंदर रही है, उतने महीने का रेट है वो। कितने? उतने ही महीने का रेट है। अगर मशीन 1 जुलाई से 31 मार्च तक फैक्ट्री में रही, तो उतने महीने का ही 10% रेट है। सीधा 10% अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, ना ही मंथ में कन्वर्ट करना है कि रेट ही आपको 9 महीने का दे रखा है। अगर एक मशीन 1 अप्रैल को आई थी और पूरे साल 12 महीने काम करा और 10% वर्ड लिखा है, तो वो 10% का रेट ही पूरे 12 महीने का है। मतलब समझ में आ रहा है आपको? क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अगर किसी भी डेप्रिसिएशन के रेट में परसेंटेज के पीछे पर एनम नहीं लिखा, तो समझ लेना जो परसेंटेज आपको दे रखी होगी उसके पीछे पर एनम वर्ड का यूज नहीं है और जो परसेंटेज दे रखी होगी वो उतने ही महीने का दे रखा होगा परसेंटेज जितने महीने मशीन ने काम किया। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? अगर रेट के पीछे पर एनम नहीं है तो इसका मतलब अगर रेट के पीछे पर एनम वर्ड नहीं है, अगर रेट के पीछे पर एनम वर्ड नहीं है तो इसका मतलब
जो रेट दिया हुआ है वो उतने ही महीने का दे रखा है। जो रेट दिया हुआ है वो उतने ही महीने का जितने महीने मशीन चली थी। वो उतने ही मंथ का रेट है जितने महीने मशीन फैक्ट्री में उस साल चली। बताइए सर, जल्दी से बोलो आप। क्या आपको ये समझ में आया? जितने भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, तो क्या आपको ये समझ में आया नहीं आया? यस और नो? जल्दी से बताएंगे। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। क्या क्या रेट के पीछे पर एनम है या नहीं है? क्या रेट के पीछे सिर्फ पर एनम वर्ड दे रखा है या नहीं दे रखा? दे रखा है तो देखो डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन है या नहीं है। अगर डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन है मतलब एक्विजिशन मतलब परचेज डेट गिवन है, तो समझ लेना जिस साल आपने परचेज करी उतने महीने, जिसमें जितने महीने डेप्रिसिएशन लगा उतने महीने का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और अगर आपको परचेज डेट गिवन नहीं है तो ये अज्यूम करना कि बिगिनिंग में आपने खरीदी और पूरे साल का डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज कर देना। और अगर आपके पीछे पर एनम नहीं है और मशीन 9 महीने 12 महीने कुछ भी यूज हुई, सीधा 10% लगाना है। उतने महीने का ही रेट गिवन होगा जितने महीने हमारे को मशीन दे रखी है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। अब आ जाते हैं अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के अंदर। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, अगला पॉइंट है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। कितने तरीकों से हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं? लाइन डालेंगे, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। बेसिकली हमें यहाँ क्या करनी है? अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। सर पहला केस नंबर ए है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। पहला केस है कि आपने प्रोविजन मेंटेन नहीं किया। अब आपको पता है कि सर देखो, जिनको पता है उनसे बात करता हूँ। देखो आपको पता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है ना दोस्तों, आपको पता है जो डेप्रिसिएशन होता है ना सर, उनका क्या है कि उसमें 2 तरीके से चार्ज किया जाता है। क्या आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है? क्या आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया? तो इन तरीकों से चार्ज किया जाता है। अब देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मान लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किसी भी टाइप का मेंटेन ही नहीं करा। मुझे पता ही नहीं है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है। मैंने हटाओ प्रोविजन। सिंपल, कि डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड होता है। तो अगर आप किसी भी टाइप का प्रोविजन नहीं बना रहे हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, तो डेप्रिसिएशन जो होगा वो चार्ज किया जाएगा कहां पर? एसेट अकाउंट में। जो उसकी एसेट है उसी अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो अगर मान लीजिए मशीन खरीदता हूं, तो जब मैं मशीन अकाउंट बनाऊंगा तो मशीन पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। पर अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है, प्रोविजन बना रहे हो, फिर डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में नहीं, प्रोविजन अकाउंट में चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन चार्ज इन एसेट अकाउंट। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन एसेट अकाउंट। ऐसे केस के अंदर हम एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है जी।
सबसे पहले क्या आएगा? ये देखो, पहला आएगा परचेज ऑफ एसेट। चलो अब स्टार्ट करो एंट्री पास करना, जरा मेरे साथ साथ बताएंगे। परचेज ऑफ एसेट, एसेट खरीदने की क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बताओ। एसेट खरीदूंगा तो क्या एंट्री होगी? परचेज टू कैश? नहीं, एसेट खरीदूंगा, एसेट इज एन कॉन्सेप्ट ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जब मैं कोई एसेट खरीद रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? एसेट आ रहा है। और क्या जा रहा है? कैश, बैंक, या हो सकता है आपने उधार पे खरीदा हो एसेट, वेंडर, लाइबिलिटी बनेगी। इसका मतलब अगर आप एसेट खरीद रहे हो, अगर आप एसेट खरीदते हो, परचेज करते हो, तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। क्या पता आपने पेमेंट कैश से करी हो, क्या पता बैंक से, और क्या पता आपने पेमेंट ही नहीं करी हो, उधार पे खरीदा हो, तो क्रेडिटर नहीं आता, वेंडर आता है। एसेट उधार पे खरीद रहे हो, गुड्स खरीदेंगे उधार पे, तो क्रेडिटर आएगा। ठीक है जी। तो ऐसे केस के अंदर एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट का बढ़ना डेबिट, और इन दोनों की वजह से क्या हुआ? एसेट कम हुई है क्योंकि पैसा गया है, तो क्रेडिट। और ये क्या है? ये है लाइबिलिटी का बढ़ना, क्योंकि अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड से बढ़ेगी। लाइबिलिटी का बढ़ना, क्रेडिट। आपको पता है नहीं बेसिक चीजें क्या होती है? सर एसेट अगर, इधर देख लो एक बार, सर इधर देख लो एक बार, सर एसेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट से बढ़ेगी, घटेगी तो क्रेडिट साइड से घटेगा। लाइबिलिटी, मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड से बढ़ेगी, और घट रही है तो डेबिट साइड से। सर एक्सपेंस, लॉस, अगर बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, लॉस बढ़ेगा, तो डेबिट साइड से बढ़ते हैं, और घटेंगे तो क्रेडिट साइड से। इनकम गेन, अगर इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड से बढ़ेगी, और घट रही है तो डेबिट साइड से। कैपिटल, कैपिटल एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड से बढ़ेगी, घटेगी तो डेबिट साइड से। ये बेसिक लॉजिक है। अब आप देखो, आपकी एसेट बढ़ रही है, घट रही है। सर बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बेसिक अकाउंट। ठीक है, चलिए सर। अब डेप्रिसिएशन, पहली एंट्री क्या हुई? पहली एंट्री हुई कि मैंने भैया एसेट खरीदी। आज मान लो 1 अप्रैल है, साल का शुरू का दिन है, और मैंने एक एसेट परचेज करी है। तो जैसे ही मैंने एसेट खरीदी तो मैंने अपने एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया, और मेरा कैश या बैंक अकाउंट से पैसा चले गया। अब मेरे पास आ गई एसेट। अब एसेट आई, मैंने उस एसेट का यूज करा, और उससे प्रोडक्शन करना स्टार्ट करा, और माल बेचता गया। तो एसेट बेसिकली, एसेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एसेट का यूज करके हम इनकम, अर्निंग जनरेट करते हैं। एसेट का यूज करके हम अर्निंग जनरेट करते हैं। जब साल का एंड आ जाएगा, जब साल खत्म हो जाएगा, तो साल के एंड में देखेंगे कि कितनी एसेट हमने यूज करी और कितनी एसेट की वैल्यू में हमारी गिरावट आई, तो लगाएंगे डेप्रीशिएशन। क्या लगाएंगे दोस्तों? डेप्रीशिएशन। तो साल के एंड में क्या लगाएंगे? डेप्रीशिएशन। तो दूसरी एंट्री होगी डेप्रीशिएशन विल चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में हम एक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो होगा क्या? डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? खर्चा है। डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है दोस्तों? खर्चा है। और जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो डेप्रिसिएशन खर्चा बढ़ जाएगा, लॉस मान लो, डेप्रिसिएशन को लॉस मान लो, फैक्ट एसेट को कम कर देता है। खर्चा या लॉस बढ़ने पर डेबिट किया जाता है, और जिसकी वजह से मेरी एसेट कम हो जाती है। एसेट का कम होना, क्रेडिट। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लॉजिक क्या बोलोगे इसमें? लॉजिक ये बोलोगे भैया देखो, लॉस या फिर एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, और एसेट का कम होना क्रेडिट। लॉजिक चलिए। आपने सर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल। अरे प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म
और कॉन्सेप्ट में सिखाया गया था सर, हमारे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें एक मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था और मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके अंदर आपको क्या बताया गया था कि साल के एंड में हर साल अपने खर्चे और अपनी इनकम को मैच कराना है। हर साल अपने खर्चे और अपनी इनकम को मैच कराना है। सर कैसे कराएंगे मैच, जरा बताइए भैया। मेरा खर्चा है कुछ, यस, क्या है खर्चा सर, ये मेरी एसेट थी, ये मेरी एसेट था, फिर साल के एंड में मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन मेरे लिए खर्चा है। कह रहा हर साल अपने खर्चे को मैच करोगे, और मैच कहां पर करेंगे, पीएनएल अकाउंट में करते हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है साल के एंड में जितने भी खर्चे सारे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करो, खर्चे और इनकम दोनों। ठीक है जी, तो तीसरी एंट्री यहां पर हम करेंगे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। क्या होगा, हम अपने डेप्रिसिएशन को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये जो खर्चा है ये कैंसिल हो जाएगा और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे चले जाएगा। ये जो खर्चा है ये कैंसिल हो जाएगा और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे चलेगा। तो मतलब पीएनएल अकाउंट में जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो वहां पर डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन चले जाएगा और ये डेप्रिसिएशन यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब सारे लॉस और खर्चे कहाँ चले जाएंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। और ये डेप्रिसिएशन जो ऊपर खर्चा दिख रहा है, भैया मुझे एक बात बताओ, अगर डेप्रिसिएशन मैंने यहां से ट्रांसफर करके पीएनएल भेजा तो यहां पर कैंसिल करना होगा ना। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना होता है, अगर वो डेबिट है तो क्रेडिट करना होगा। इसका मतलब एक्सपेंस पहले कैंसिल करा और उसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट करके खत्म कर दिया। इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री, भी इसको कह सकते हैं आप। एक तरीके खत्म कर दो आप अपने खर्चे को। ठीक है जी, कोई डाउट है यहाँ तक। तो इस तरीके से सर हमने एंट्री भी सीख ली अपनी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग परचेज करी 20 लाख रुपए की, बिल्डिंग नहीं, आपने परचेज करा एक प्लांट एंड मशीनरी। 20 लाख का आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। परचेज डेट थी 1 जुलाई को। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 10% पर एनम का। पास जनरल एंट्री, तो आप एक जनरल एंट्री पास करके दिखाओ। ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो सर पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी मशीन को खरीदने की। तो एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए एसेट है, तो प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ओके, कितने की, 20 लाख और 20 लाख। दूसरी एंट्री, अच्छा पहली एंट्री कब होगी, 1 जुलाई को होगी पहली एंट्री, जिस दिन आपने खरीदी थी। 1 जुलाई को पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री होगी साल के एंड में 31 मार्च को, क्योंकि डेप्रिसिएशन साल के एंड में लगाओगे, तो 31 मार्च को दूसरी एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन लगाने की। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब मैंने क्या करा, प्लांट एंड मशीनरी को कैंसिल करा
ओहो! सॉरी कैंसल नहीं करा, जितना अमाउंट मेरा डेप्रिशिएट हुआ उतने से प्लांट एंड मशीनरी कम हुआ, उतने से डेप्रिसिएशन लग गया। सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकालोगे? आप कहोगे देखो भैया 20 लाख रुपए का टोटल एसेट थी, 10% का रेट है, क्योंकि ये 9 महीने चली तो 12 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आ गया टोटल 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगा। और एज़ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट साल के एंड में वही 31 मार्च को, साल के एंड में ये डेप्रिसिएशन जो है पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एंट्री होगी पी&एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1.5 लाख एंड 1.5 लाख। बताइए सर, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आया नहीं आया? आइए मैं इनके आपको अकाउंट भी बनाकर दिखाता हूँ, लेजर अकाउंट। सर सभी बच्चों ने लेजर अकाउंट बनाना सीखा ही है। लेजर पोस्टिंग अमाउंट पर्टिकुलर ये सब होता है, पर हमें अमाउंट की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पर्टिकुलर सॉरी डेट की जरूरत नहीं है, हमें पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए बस। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो, यहाँ बन गया मशीन, प्लांट एंड मशीन अकाउंट। अब लेजर पोस्टिंग करने आती है, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्लांट एंड मशीन अकाउंट कैसे होगा जरा बताओ? प्लांट एंड मशीनरी क्या है यहाँ पर? डेबिट। किसकी वजह से है? कैश की वजह से। यहाँ लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी सर डेबिट है टू कैश अकाउंट की वजह से। कितने की? 20 लाख। और देखो कहां पर क्या है सर, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रेडिट। किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। तो प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दो बाय डेप्रिसिएशन की वजह से। अब प्लांट एंड मशीन में कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 1.5 लाख। तो 20 लाख की मेरी प्लांट एंड मशीनरी थी, 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब प्लांट एंड मशीनरी मेरी बची कितनी? इसको बोल देंगे बाय बैलेंस शीट। 18.5 लाख रुपए अब मेरी साल के एंड में, मैं ये कहूंगा कि 1 साल बाद मेरी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 18.5 लाख रुपए रह गई। ठीक है जी, समझ में आ गया? ओके। इसके बाद बनेगा सर कौन सा अकाउंट? इसके बाद बना दो डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पर आप क्या बोलोगे? डेप्रिसिएशन देखो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? प्लांट एंड मशीनरी की वजह से। तो डेप्रिसिएशन को क्या करो? डेबिट कर दो टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट की वजह से डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ 1.5 लाख की। ठीक है भाई। फिर देखो डेप्रिसिएशन क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन फिर से क्रेडिट हुआ है, किसकी वजह से? पी&एल अकाउंट की वजह से। डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दो बाय पी&एल अकाउंट की वजह से। 1.5 लाख कैंसिल, 1.5 लाख इधर भी, 1.5 लाख, कोई बैलेंस नहीं बचा। पहले 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगा और उसको हमने पी&एल में ट्रांसफर कर दिया। अब जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा, पी&एल अकाउंट बनाऊंगा टू डेप्रिसिएशन करके डेबिट साइड में डाल दूंगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? समझ में आया नहीं आया बताइए सर? क्लियर है या नहीं है? चलो, अगले कॉन्सेप्ट का नाम है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें पहला मेथड आता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा मेथड आता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बताइए सर। लो जी, यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होगी। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही देखेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया? साक्षी, अनिकेत, मेहर, प्रशांत,
आज की क्लास में हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, एंट्री पास करना सीखी और हमने देखा कि जो हमारा ये अभी ये वाले देखो ना, ये वाले लाइन छोड़ देना, अभी इसको भी छोड़ देना। इस वाले में हमने क्या करा है कि जब अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट अकाउंट में। इसको थोड़ा सा और डिटेल में क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर दो उसको। डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन एसेट अकाउंट। केस नंबर 2 क्या होगा, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन प्रोविजन अकाउंट, तो क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में चार्ज करेंगे। अब ये प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, ठीक है, प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट अभी बाद में आएगा, पहले आएगा आपके पास ये वाला। पहले हम ये करेंगे, इसके 2 मेथड हमें पढ़ने हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडी मेथड, बस हम आ गए अब हमें नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन मेथड खत्म हो जाएगा, उसके अगली क्लास में डब्ल्यूडी मेथड खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद हम जो क्वेश्चन पेंडिंग रह जाएंगे इन दोनों मेथड के, वो 3 क्लास में ये खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद आएगा प्रोविजन, एक क्लास कॉन्सेप्ट पे लगेगी और एक क्लास क्वेश्चन में लगेगी, खत्म हो जाएगा चैप्टर। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर बीच में हम डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर देते हैं तो उसमें एक क्लास और लगने वाली है। तो अभी मान के चलो 5-6 क्लास में डेप्रिसिएशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो मैं क्लास लंबी नहीं ले रहा, अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे की जगह 1.5-2 घंटे की क्लास लेके भी खत्म कर सकता हूँ। तो लंबी क्लास नहीं ले रहे, कोई नहीं, 45 मिनट की क्लास है, नेक्स्ट क्लास हमारी 1 घंटे की, 1.5 घंटे 1 घंटे की रहेगी, तो मैं 1 घंटे की ही क्लास लूंगा जिससे आपको भी बोरियत ना हो। अगर आपको क्लास देखनी है, जो रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट है तो वो तो थोड़ा लेट ही स्टार्ट करते हैं चीज़ों को लेकर, तो अगर वो लेट कर रहे हैं मतलब बेसिकली डेप्रिसिएशन में पहली क्लास में, तो उनके पास 4 क्लास है, अभी चौथी क्लास है ना, 4 क्लास देख लो आप, इस टाइम है तो अकॉर्डिंगली ऐसे चलता है, ठीक है जी। बाकी आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्ट्रेट लाइन मेथड स्टार्ट करेंगे अपना और क्वेश्चंस भी बुक के स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में बुक का क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जाएगा मॉड्यूल का। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो भी मॉड्यूल है मैं आपको एक बार शेयर कर दूंगा और यहाँ पर भी मैं आप बुक डाल दूंगा, आपके क्या कहते हैं ये कोर्स में बुक भी मिल जाएगी और आपको शेयर भी कर दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू, ठीक है जी। तो आज के सेशन को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।